एपिसोड की शुरुआत में हम सागरी की आवाज़ सुन पाते हैं जो बोलती है, फादर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, फादर आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। और इसके बाद सागरी की आंखें खुल जाती है। उसके सामने गेंजी होता है। सागरी बोलती है, गेंजी हम कहाँ पे हैं, मुझे क्या हुआ था। इसके बाद गेंजी बोलता है, हम एक गुफा के अंदर है, यहाँ के आसपास ना कोई कीड़े मकोड़े हैं ना ही कोई मॉन्स्टर है, और रही बात तुम्हारी तो बटरफ्लाई के जहर की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। इसके बाद सागरी तेजी से बाहर जाती है ताकि वो गाबीमारू के ऊपर नजर रख सके, लेकिन जैसे ये बाहर आती है वैसे ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग आराम से चिल कर रहे होते हैं। गाबीमारू खाना पकाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख के सागरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और गाबीमारू बोलता है कि हाँ मैंने कहा था। इसके बाद संटा बोलता है, अब सागरी जग चुकी है तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें उसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए और हम खाते हुए ये बातें कर सकते हैं। इसके बाद यूजुरिया खुश हो जाती है और खाना देखने के लिए आती है, लेकिन वो देखती है कि ये कुछ अजीब सा खाना होता है और बोलती है कि मैंने तो एक प्रॉपर मील के बारे में सोचा था। इसके बाद गाबीमारू बोलता है, मुझे जो कुछ भी मिला है मैंने उससे ये खाना पकाया है, और अगर मैं बात करूं इन्फॉर्मेशन की तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे यहाँ पे कुछ भी खास नहीं मिला है, हमें नहीं पता कि आइलैंड कैसा दिखता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। इसके बाद यूजुरिया बोलती है, अगर वो अमृत हमारे आसपास भी होगा तो भी हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। और इसके बाद गाबीमारू को याद आता है इवागाकुरे के विलेज के चीफ के बारे में जो अमर हो चुका था, और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस ड्राइंग देख के ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब मैं खाने की चीज़ों को ढूंढने के लिए गया था तब मैंने देखा कि यहाँ के ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ अजीब पेड़ पौधे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और तभी मैंने देखा कि यहाँ पे वो फूल भी है जो फूल हमने उस समुराई के ऊपर देखा था। तो ऐसा हो सकता है पिछली बार जो समुराई यहाँ पे आए थे वो सब पेड़ पौधे बन चुके हैं, यानी कि वो सब इंसान हैं। इतना सुनने के बाद यूजुरिया काफी हैरान हो जाती है, वो अपना खाना फेंक देती है और बोलती है कि ये तुमने मुझे क्या खिला दिया, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। इसके बाद संटा बोलता है, इस जगह को पैराडाइज कहा जाता है और यहाँ पे दो धर्म हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें इन धर्म के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए इन मूर्तियों के ऊपर। आखिरकार ये मूर्तियां कहां से आई, इन्हें किसने बनाया, क्या यहाँ पे पहले इंसान रहा करते थे। और तब सागरी बोलती है, ऐसा होना तो नामुमकिन है, यहाँ पे जो इंसेक्ट और मॉन्स्टर है इन सब का सामना करना इंसान की बस की बात नहीं है। और साथ में ये जो मॉन्स्टर है इनकी इकोलॉजी भी काफी ज्यादा अलग है। जब मैंने एक को काटा था तब मुझे फील हुआ कि इनका चमड़ा है और साथ में हड्डियां भी है, लेकिन कोई ऑर्गन नहीं है। इसके बाद संटा बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और इसके बाद यूजुरिया बोलती है, यानी कि इनके पास नीचे वाला औजार नहीं है। और इसके बाद सागरी बोलती है कि ये जो मॉन्स्टर हैं ये भी काफी दिखने में अजीब है, इनका शरीर तो इंसान जैसा होता है लेकिन उसके साथ ही ये किसी जानवर की तरह भी दिख रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे इंसान और जानवर मिल चुके हैं, मैं इसे ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ। इसके बाद संटा बोलता है, ये जो मॉन्स्टर जो चीजें पहनते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं बनाया गया है, इन्हें देख के लगता है कि ये सब बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। दूसरे शब्दों में ये टूटे फूटे भगवान जैसे हैं। ये आइलैंड और ये मॉन्स्टर दोनों एक जैसे ही हैं। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन उतने ही बेवकूफ है। ये ना ही नेचुरल है और ना ही ये रहस्यमयी है। ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी नर्क में फेंक दिया गया हो, जिस नर्क में बहुत सारे अजीब क्रिएचर रहते हैं और हम उन्हें कभी समझ ही नहीं सकते। इसके बाद गाबीमारू बोलता है, अगर यहाँ पे ऐसे क्रिएचर मौजूद हैं जो बिना ऑर्गन के जी सकते हैं, यानी कि वो सब अमर हो चुके हैं, यानी कि इस आइलैंड के अंदर जरूर कहीं ना कहीं अमृत होगा। अगर वो होगा तो हम उसे ढूंढ सकते हैं और हमें माफी भी मिल जाएगी। इसके बाद यूजुरिया बोलती है, मुझे तो लगता है कि हम पहले ही मर चुके हैं और ये हमारा आफ्टर लाइफ है, मरने की बाद की जिंदगी है। इसके बाद संटा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, गाबीमारू एकदम सही बोल रहा है, हमें इन मॉन्स्टर के बारे में जानना होगा, हमें पता लगाना होगा कि ये मॉन्स्टर कैसे रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं। ये थोड़ा खतरनाक है लेकिन अमृत को ढूंढना इससे आसान हो जाएगा। इसके बाद शाम हो जाती है और सागरी सोचने लगती है कि अभी तक एक दिन भी नहीं हुआ, और तभी यहाँ पे गेंजी आ जाता है और बोलता है, सागरी तुम यहाँ से चली जाओ। सागरी बोलती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। गेंजी बोलता है कि मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मेरा खुद का क्रिमिनल मर चुका है, तुम यामाडा क्लान की बेटी पहले हो और उसके बाद तुम सामुराई हो, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा काम है क्लान के हेड से शादी करना, इसलिए अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो शोगुनेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम यहाँ पे मारी जाओगी, घर चली जाओ सागरी। इसके बाद सागरी बोलती है, ये मेरा काम है और मैं इसे खत्म करके रहूंगी। और तब गेंजी बोलता है, सुन के अच्छा लगा लेकिन तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्या तुम अपनी ताकत से गाबीमारू को मार पाओगी, ऊपर से तुम्हारे पास तुम्हारा तलवार भी नहीं है, पता नहीं ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिल गया। एक वॉरियर का तलवार उसका दिल होता है और तुमने अपना दिल खो दिया। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम जंग के मैदान में हो और यहाँ पे ऐसा होते रहता है, और तुम किसी और का तलवार भी ले सकती हो,
एक एग्जीक्यूशनर और एक स्वॉट टेस्टर के हिसाब से तुम्हारी स्किल बहुत बढ़िया है, लेकिन इस जगह पे तुम्हारी स्किल का कोई काम नहीं है। तुम इस जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाओगी। सागरी, यहाँ से चली जाओ। इस आइलैंड में रहने के लिए तुम इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो, ये एक औरत की लिमिट से बाहर है। तभी यहाँ पे सेंटा आ जाता है और बोलता है कि यहाँ से जाना इतना भी आसान नहीं है। पहले जितने सारे समुराई आए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा है। अगर तुम एक बोट की मदद से भी जाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम उस जगह पे पहुंच पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं एक बोट को जिसके अंदर होता है एक असाइमन और उसके साथ होती है एक क्रिमिनल। असाइमन का नाम होता है टंजा और क्रिमिनल का नाम होता है नुरुगाई। टंजा अपनी पूरी ताकत से चप्पू चला रहा होता है। तभी नुरुगाई बोलती है लहरों को पहचानो, अपनी ताकत को बेकार में वेस्ट मत करो, ये समुराई इतने बेवकूफ क्यों होते हैं। इसके बाद टंजा बोलता है कि ये शंका का ज्ञान है और ये बोलती है कि नहीं, ये मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। दोस्तों, नुरुगाई एक क्लान से आती है जिस क्लान का नाम होता है शंका। इसके बाद नुरुगाई बोलती है इसका क्या फायदा, अगर हम वहाँ पे पहुंच भी गए तो भी तुम जिंदा रहोगे, लेकिन वो लोग मुझे मार देंगे। इसके बाद टंजा बोलता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं शोगुनेट से बात करूंगा। नुरुगाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल हैं उन सब में से तुम्हें जीने का सबसे ज्यादा हक है। जरा देखो वो बड़ी सी चीज, ये जरूर शोगुनेट का शिप होगा। लेकिन जैसे ये करीब जाते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पे जो शिप होती है ये टूटी फूटी हालत में होती है और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो इनके अभी वाट लगाने वाले हैं। जैसे टंजा क्रिएचर को देखता है वैसे ही वो अपनी तलवार निकाल देता है और तभी चिल्ला के बोलती है नुरुगाई कि ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं इनकी बोट के ऊपर एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन एंड वक्त पे ये दोनों छलांग लगा देते हैं और दूसरे बोट के ऊपर चले जाते हैं। नुरुगाई बोलती है जो शाइनिंग चीजें होती हैं इनसे ये क्रिएचर अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद टंजा बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, चलो एक बोट ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी बहुत सारे क्रिएचर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन टंजा हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार निकालता है और एक एक टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके पीछे नुरुगाई भी भाग रही होती है और नुरुगाई को अपने दादाजी की बातें याद आती है जिसने कहा होता है नुरुगाई भागो यहाँ से, तुम हमारी क्लान की आखिरी हो, अगर तुम मारी गई तो हमारा क्लान खत्म हो जाएगा। इसके बाद नुरुगाई सोचती है जो चीज नहीं होती मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, लेकिन क्या भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। और इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे ये भटके हुए समुराई को उनका रास्ता दिखाती है, अपने गाँव ले जाती है। लेकिन पता लगता है कि ये जो समुराई होते हैं इनको शोगुनेट ने भेजा होता है, लीडर टोकुगावा ने इन्हें भेजा होता है ताकि ये सब मिलकर शंका क्लान को खत्म कर सकें। और ऐसा ही होता है, ये गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं और सब लोग को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन नुरुगाई को नहीं मारते, ये उसे उठा ले जाते हैं ताकि ये बाकी शंका क्लान के बारे में बता सके। इसके बाद ये जेल में होती है और तभी इसे टंजा मिलता है और इससे डील कर लेता है हेल्स पैराडाइज आने के लिए। इसके बाद नुरुगाई सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जिंदा रहूं ताकि मैं शंका क्लान को आगे बढ़ा सकूं, या फिर गांव वाले की तरह मुझे भी मर जाना चाहिए, ये मेरी गलती है। और कहीं ना कहीं नुरुगाई अपने आप को जिम्मेदार मानती है उस सारी घटना के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कीशो होता है जो फूल बन चुका होता है। कीशो को देख के टंजा अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो बोलता है मैं टंजा हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। लेकिन तभी नुरुगाई बोलती है बहुत देर हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी कीशो के ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद बहुत सारे क्रिएचर इन दोनों को घेर लेते हैं। तभी नुरुगाई देखती है कीशो की तरफ और उसको अचानक से उसके दादाजी दिखाई देते हैं और ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। टंजा बोलता है नुरुगाई ये तुम क्या कर रही हो, और तब नुरुगाई बोलती है मुझे भूल जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद टंजा बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद नुरुगाई बोलती है मैं अपनी क्लान की आखिरी हूँ, मेरी वजह से मेरा पूरा क्लान मारा गया, तुम यहाँ से चले जाओ, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। इसके बाद टंजा उन क्रिएचर से फाइट भी कर रहा होता है और नुरुगाई से सवाल भी कर रहा होता है और ये फिर से सवाल करता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और तभी नुरुगाई बोलती है कि मैं कह रही हूँ, और तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में टंजा आ जाता है। इसके बाद टंजा उस क्रिएचर को भी मार देता है और नुरुगाई बोलती है मुझे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। टंजा बोलता है जब तक तुम मुझे नहीं बताती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और तभी बहुत सारे क्रिएचर टंजा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन टंजा अपनी तलवार की मदद से इन सारे क्रिएचर को काट देता है और बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरा स्टैमिना लगभग खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी से समझाओ। मैं तुमसे ये सवाल नहीं कर रहा कि तुम्हारे क्लान के साथ क्या हुआ या फिर तुम्हारे गांव के साथ क्या हुआ, मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ क्या तुम जीना चाहती हो। इसके बाद नुरुगाई अपने दादाजी को याद करती है और रोते हुए बोलती है मुझे अपने गाँव वापस जाना है। इसके बाद टंजा इसको एक तलवार देता है और बोलता है तो फिर सर्वाइव करने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इसके बाद नुरुगाई देखती है एक बोट सही सलामत होता है और वो उसको बताती है और इसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं उस क्रिएचर से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये दोनों एक आइलैंड पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन पता लगता है समुद्र की लहरों की वजह से ये उसी आइलैंड पे पहुंच चुके होते हैं। ये आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है जिसके अंदर कुछ अजीब क्रिएचर रहते हैं। अगर ये अमृत ले भी जाते हैं तो भी वो क्रिएचर इन्हें बाहर जाने नहीं देगा। इसके बाद टंजा अपने कपड़े खोल देता है और अपने आप को साफ करने लगता है
और तब वो बोलता है कि एक बंदा यहाँ से वापस भी आया था जो फूल बन गया था, यानी कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो है। इसके बाद नुरुगाई बोलती है हाँ बिल्कुल, और तब हम देखते हैं नुरुगाई ने भी अपने सारे कपड़े खोल दिए होते हैं और टेंजा बोलता है तुम्हारा शरीर तो लड़कियों जैसा है। इसके बाद नुरुगाई घूम जाती है और बोलती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इतना देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ। ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। ये सब देखने के बाद नुरुगाई बोलती है तुम्हारी इस बिहेवियर को देख के मैं तुम पे फिदा हो गई, अगर हम इस आइलैंड से वापस चले जाएंगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसके बाद टेंजा बोलता है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा है, मैं एक बेवकूफ हूँ। इसके बाद टेंजा आगे बोलता है कि पहले हम इस आइलैंड के चारों तरफ घूमेंगे और एक रास्ता ढूंढेंगे जहां से हम वापस जा पाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सेंटा बोलता है कि तुम दोनों मॉन्स्टर के बीच से यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, तुम्हें और दोस्तों की मदद की जरूरत होगी। इसके बाद गेंजी आगे बढ़ने लगता है और बोलता है जैसे ही सुबह हो जाएगी सागरी तुम घर चली जाओगी, ये काम लड़कियों का नहीं है। इसके बाद सेंटा बोलता है कि मैं गेंजी से आधा सहमत हूँ, अगर तुम यहाँ से जा सकती हो तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है गाबीमारू को रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जब से गाबीमारू यहाँ पे आया है वो बहुत बदल चुका है, वो पहला जैसा नहीं रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ। इसके बाद सागरी सोचने लगती है और उसे याद आता है कि गाबीमारू ने इसकी मदद की होती है दो बार, पहले तो इसकी जान नहीं ली होती और दूसरा जब मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो गाबीमारू सबसे आगे खड़ा होता है। इसके बाद सेंटा बोलता है लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे गाबीमारू अकेला बैठा होता है, वहाँ पे सागरी आ जाती है और गाबीमारू बोलता है कि मैं रात भर जगने वाला हूँ, क्या तुम रात भर मेरे ऊपर नजर रखोगी। और तब सागरी बोलती है नहीं, दूसरा शैमन भी मेरी मदद करेंगे। इसके बाद गाबीमारू बोलता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। इतना सुनने के बाद सागरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गाबीमारू आगे बोलता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी और उसी वजह से तुम्हारे ऊपर जहर का बहुत ज्यादा असर हुआ है। यहाँ पे गाबीमारू को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। आगे गाबीमारू बोलता है तुम्हारी वजह से मैं शांत हो गया, इस आइलैंड के अंदर बिना सोचे समझे कोई भी काम करना खतरनाक हो सकता है, इवागाकुरे के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इसीलिए हमें एक काउंटर अटैक बनाना होगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी के साथ जिंदगी बिताने वाला हूँ और अगर मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। इसके बाद सागरी बोलती है हाँ तुम ताकतवर हो और गाबीमारू बोलता है कि तुम भी ताकतवर हो और ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं हूँ और गाबीमारू बोलता है कि मेरा भरोसा करो, इस चीज में मैं कभी गलत नहीं होता। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल, टेक्निक, स्ट्रेंथ या फिर नेचर से मैं इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन जेल के टाइम पे तुम काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा सिर्फ इंप्रेशन है, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद सागरी बहुत हैरान हो जाती है और गाबीमारू बोलता है तुम तो बहुत हैरान हो गई हो। सागरी हाँ बोलती है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है गांव वाले कहते हैं कि तुम अपनी ताकत को तब तक ठीक से नहीं पहचान सकते जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, हर इंसान ऐसा ही करता है, वो अपने आप को ठीक से नहीं पहचान पाता और हम सब एक जैसे हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सागरी के पास गेंजी आता है और बोलता है अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सागरी बोलती है मुझे नहीं जाना। इसके बाद गेंजी बोलता है कि अगर तुम्हें रूल की परवाह है तो तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद सागरी बोलती है मुझे रूल की कोई चिंता नहीं है, मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। इसके बाद गेंजी बोलता है ये सब बेकार है, तुम एक औरत हो, तुम्हें घर जाना चाहिए और यामाडा क्लैन के बच्चे को पैदा करना चाहिए। इसके बाद सागरी बोलती है हमेशा मुझसे लोग ऐसे ही बोलते हैं और हमें पता लगता है कि सिर्फ बाहर वाले लोग नहीं, यहाँ तक कि सागरी के पापा भी इसे यही बातें बोलते हैं। सागरी के पापा इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, उनके हिसाब से लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। सागरी के पापा सागरी को सपोर्ट नहीं करते और वो चाहते हैं कि सागरी एक लड़कियों की तरह जिंदगी जिए। इसके बाद सागरी बोलती है अगर मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी तो जिंदगी भर के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद गेंजी बोलता है मुझे समझ में नहीं आता, तुम एक लड़की हो और लड़कियों को अपना काम तो करना ही पड़ता है। इसके बाद सागरी बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते, मुझे एक समुराई की नजर से देखो। मुझे माफ करना, मैं अपने सीनियर की बातें नहीं मान रही हूँ, लेकिन मुझे भी हक है अपनी तरीके से जीने का, मुझे इसकी इजाजत दो। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसी तरह से जीना चाहती हूँ। मर्द हो या औरत या फिर उसका सोशल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, हर इंसान को हक है अपनी तरीके से जीने का, समझने की कोशिश करो। इसके बाद गेंजी स्माइल करता है और बोलता है कि ये सब मैं और नहीं सुन सकता, समुराई इस तरह की जिंदगी नहीं जीते। ये आइलैंड एक जंग का मैदान है और जंग के मैदान में बच्चों और औरतों की कोई जगह नहीं। इसके बाद ये अचानक से अटैक कर देता है सागरी के ऊपर, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, लेकिन जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं गेंजी के हाथों में उसकी तलवार नहीं होती, सागरी ने उसकी तलवार छीन ली होती है। इसके बाद गेंजी बोलता है कब, और तब सागरी बोलती है कल ही तो तुमने मुझे सिखाया था कि जंग के दौरान हम किसी और का हथियार छीन सकते हैं। इसके बाद गेंजी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अपनी तलवार ले लेता है और आगे बोलता है कि एक वॉरियर का तलवार उसकी जान होता है। तभी इसके पीछे रुकोरोटा आ जाता है और ये कुछ करने से पहले ही रुकोरोटा इसके ऊपर हमला कर देता है और इसका पेट चीर देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।
तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो, या फिर ये लिख दो तुम्हें क्या लगता है, क्या रोकू रोटा को हरा पाएगा अपना गावी मारू। पर्सनली मुझे लगता है कि गावी मारू शायद यहाँ पे बचने की कोशिश करेगा। और दोस्तों अगर तुम्हें भी यही लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना। तुम्हारे पास जो भी औजार है उसकी मदद लो और घंटी को बजा दो। लेकिन अगर तुम्हारा स्क्रीन टूट जाता है तो मेरे बारे में तुम्हें पता है क्या किसी को पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ? नहीं पता है ना, फिर तो ठीक है भाई, तोड़ दो अपना मोबाइल।